हेलो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर किसी सिस्टम के कारण सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसी से बेस्ड प्रॉब्लम होगी। जैसा कि प्रॉब्लम लिखी हुई है सामने बोर्ड पर, और उसके बाद में एक प्रॉब्लम और हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशंस एज शो, यानी कि इसमें शो हो रही है हमें द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg, यानी कि एल शेप की एक लेमिना है, या हम कहें कि एक थिन प्लेट है, थिन स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, जिसका टोटल मास हमें 3 kg गिवन है। यानी कि ये हम बात करें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और ये इस प्रकार से रखी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कि ये ओरिजिन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर, मान लो मीटर में ले लेते हैं इनको, मीटर या सेंटीमीटर में, चलो इधर भी हम मीटर यूज कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर हो गई। तो ये कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये इसका कोऑर्डिनेट हम लिखें तो आएगा 1 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट हम लिखें तो ये हमारे पास आएगा 0 1 कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसका और इसका तीनों का जो मास है, वो टोटल जो मास है तीनों का, वो 3 kg हमें गिवन है। यानी कि इस पूरी का यहाँ पर हम लें, ये वाला हिस्सा, ये इसका पार्ट ले, तो इसका मास कितना हो गया, क्योंकि देखो सेम शेप की है, शेप सबकी सेम है, तो इनका मास भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी सेम हो जाएगा। यानी कि इसका मास है पूरे का 1 kg, इसका हो गया 1 kg, और इसका भी कितना हो गया 1 kg। एक ही मटेरियल की बनी हुई है और शेप भी इनकी सेम है, तो सबका मास जो होगा 1 kg 1 kg 1 kg के इक्वल हो गया। अब हमें इसके लिए इसका सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि यदि हम एक स्क्वायर प्लेट लें, क्या लें, एक स्क्वायर प्लेट हम लें, और जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस प्रकार से, ठीक है, थिन प्लेट हम लें, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाता है। यानी कि इसका यदि पूरा मास है, तो यानी कि यहाँ पर जो इसका टोटल मास जो कंसंट्रेट होगा वो इस पॉइंट के ऊपर होगा, जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो इसका जो पूरे का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा, ऐसे इसका इस वाले हिस्से का जो सेंटर ऑफ मास हो वो यहाँ होगा, और इस वाले का हिस्से का यहाँ होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर के ऊपर। चलो नामकरण कर लेते हैं। इसको मैंने कह दिया C1, इसको C1, इसको कह दिया C2, और इसको हमने कह दिया C3। यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास C1 ये रहा, इसका C2 और इसका C3। अब हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने हैं, और कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हमें पता है कि ये डिस्टेंस हम जब लेंगे यहाँ से ये वाले, ठीक है, और यहाँ से ये लेंगे, तो देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो इस और इसके बीच का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच का पॉइंट है। तो ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आएगा 1/2 0, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं इधर से अब। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया इस वाले पॉइंट का, देखो कितना है 1/2 0, क्योंकि ये हमारा टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमने लिखा, ये इसके और इसके मिड बीच का पॉइंट है, तो इसको लिखा जा सकता है, इसका कोऑर्डिनेट 1/2 0। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो इसके, ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है वो इसके और इसके बीच का है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखना है, तो 1 तो ये हो गया, और 1/2 यहाँ तक का हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1/2 3/2, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3/2 0 इसका। यानी कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ हमने ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर ये आ गया 3/2। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका कोऑर्डिनेट भी कहाँ आएगा, इस वाले का कोऑर्डिनेट भी 1/2 0, इस पे एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस की। तो देखो ये जो पॉइंट हमने लिया, ये वाला, ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट होगा वो इन दो, इसके और इसके बीच का है, तो ये कितना आ गया हमारा कोऑर्डिनेट 0 1/2।
और इसको आगे हम मिलाते हैं तो ये भी यही आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पर। तो इसका वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना है 0 1/2, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस का हो गया, ये वाई एक्सिस का, इधर एक्स एक्सिस ये है। अब ऐसे इसका निकालते हैं तो ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चों, ये वाला। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, और ये जो पॉइंट है ये इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट हो गया, ठीक है, मिडल पॉइंट। तो यहाँ की ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की वो 1/2 होगी, ये 1 है और ये 1/2, तो टोटल कितनी हो गई 3/2 यहाँ से यहाँ। तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0 3/2 के इक्वल, ठीक है। यानी कि हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका मिल गया और इसका भी हमें मिल गया, x और y कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि C1 का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो x एक्सिस में तो कितना है 1/2 और y एक्सिस में कितना है 1/2। देखो x एक्सिस में 1/2, ये 0 इधर, लेकिन इधर से देखें तो ये y एक्सिस में, तो क्या आ गया 1/2 1/2, ठीक है। अब C2 का हम लिखें यहाँ पर, तो C2 का कितना है, देखो एक्स एक्सिस का तो कितना है 3/2, ये तो हो गया 3/2, और वाई एक्सिस पे कितना है यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया 1/2। अब C3 का हम लिखें तो C3 का देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, तो ये आ गया 1/2, और इधर y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2, ये आ गया 3/2। तो ये हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट से हम सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ है, वो हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है XCM, सॉल्यूशन में देखिए XCM, तो XCM आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आएगा। चलो यहाँ पर जो पॉइंट, इसका जो सेंटर ऑफ मास, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसको हमने कहा m1 मान लिया, इसको हमने मान लिया, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास आया वो आ गया m2 और इसका यहाँ पर आ गया m3, यानी कि m1 m2 m3 भी हमें मिल चुके हैं। अब वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो XCM कितना आएगा XCM इक्वल टू, वैसे भी हमें पता है कि m1 इसका कितना है 1 kg, कितना है 1 kg, यहाँ पर इसका है कंसंट्रेट, यहाँ पर 1 kg, तो हमें ये यूज करने हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 1, m1 1 हो गया, x1, ये x1 हम यहाँ पर मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट है वो x1, ये x2 और ये x3 है, ठीक है। C1 को x1 के लिए कोऑर्डिनेट लिख दें, C2 को x2 के लिए और इसको x3 के लिए। तो देखो कितना है 1/2 प्लस m2 भी 1 है, इंटू x2 कितना हमारा 3/2, तो इंटू में 3/2 प्लस m3 कितना हमारा 1 है, और x3 कितना है देखो बच्चों ध्यान से 1/2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया, क्योंकि टोटल मास 3 kg था वैसे भी और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो आया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 अपॉन में 3, ये आ गया। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का, तो यहाँ से 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 अपॉन में 6, यानी कि 5/6, ये आ गया मीटर में, मीटर में ले रखा था तो मीटर। ये कौन सा आया है XCM, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, सेंटर ऑफ मास का XCM 5/6 मीटर। अब हमें y डायरेक्शन में, यानी कि y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, वो कितना आएगा देखिए, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर XCM हमारे पास आया XCM इक्वल टू 5/6 मीटर, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है। अब y में निकालते हैं, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह क्या रख दूँ y यूज कर ले, x की जगह क्या यूज करना, हमें y यूज करना है, फॉर्मूला वही है। और XCM की जगह क्या जाएगा YCM, क्या लिखा जाएगा YCM। तो ये YCM m1 y1 m2 y2 और m3 y3। अब देखिए m1 कितना, m1 तो वही है, y1 कितना है, y1 देखो यहाँ पर ये रहा 1/2, तो 1/2, m2 y2, m2 भी 1 है और y2 कितना है, y2 है 1/2, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1/2, और m3 y3, m3 तो 1 हो गया और y3 कितना है देखो यहाँ से 3/2, तो इसको कर दें हम 3/2,
यानी कि उसी में हम सोल्व कर लें। आगे सोल्व करें तो आगे सोल्व करने पर हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी इसको भी YCM करना हमें, YCM, तो YCM इक्वल्स टू हमारे पास ये बचा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 अपॉन में आ गया 3, तो इसका भी LCM 2 आएगा और वो डिवाइड में लग जाएगा, तो यहाँ से आया 1 + 1 + 3 अपॉन में 2 × 3, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2 + 3 5 और ये हो गया 6, यानी कि 5/6 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट भी क्या आया सेंटर ऑफ मास का, YCM हमारे पास है 5/6 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट COM क्या आएगा हमारे पास, ये तो आ गया x वाला 5/6 मीटर और ये आ गया y वाला 5/6 मीटर। यानी कि इस लेमिना का जो हमें L शेप की दे रखी थी, जिसका टोटल मास 3 kg था और इस प्रकार से रखी हुई थी, उसका सेंटर ऑफ मास इस प्रकार से हमने निकाला, कहाँ आया 5/6 मीटर। ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में आपका, ये x कोऑर्डिनेट आ गया उसका सेंटर ऑफ मास का और ये y कोऑर्डिनेट, दोनों को एक साथ हमने लिख दिया। तो ये इसका सिंपल सा जवाब था, क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, आंसर बिल्कुल सिंपल। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको पूछी थी लास्ट लेक्चर में, उसका आंसर क्या यहाँ पर होगा देखते हैं। तो इसको रफ कर दे। तो इसमें कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, यदि हमारे पास सिस्टम है और जैसे स्पेयर हो गया तो उसका हमें पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, डिस्क है, रिंग है, स्क्वायर है, इस प्रकार के। तो ये शेप हमें पता होने चाहिए कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आने वाला है और कहाँ पर होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम आगे बात करें और कि जो क्वेश्चन था वो क्या हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि एक प्लेट है, क्या है, एक प्लेट है और वो प्लेट, उस प्लेट की जो लेंथ है वो L है। प्लेट की लेंथ कितनी है, L, यानी कि एक प्लेट है और इस प्लेट की लेंथ कितनी है, L हमें गिवन है। और इस प्लेट को बिल्कुल बीच में से, कहाँ से, बीच में से, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा होगा, बीच में से ऐसे कट कर रखा है और इधर मटेरियल भरा हुआ है, इधर मटेरियल है और इधर भी मटेरियल है, ठीक है, लेकिन दोनों में अलग अलग मटेरियल यूज कर रखा है। क्या कर रखा है, दोनों में अलग अलग, जैसे इसमें अलग मटेरियल हम इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। और हमें गिवन है इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 है और इसकी जो डेंसिटी है वो ρ2 है, ठीक है बच्चों। यानी कि हमें क्या गिवन है, एक प्लेट है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसको बीचों बीच में से कट कर रखा है, इधर मटेरियल अलग है और इधर मटेरियल अलग है। इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2 है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का इस प्लेट के लिए वो कहाँ पर लाई करेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमें बताना है, y के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। x कंपोनेंट क्या होगा उसका सेंटर ऑफ मास का, वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल शेप सेम है दोनों की, ये वाली, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग भरे हुए हैं इसके अंदर, यानी कि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी क्या है, अलग अलग, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम आएगा, क्योंकि सेम कट कर रखा बीचों बीच में से। तो यहाँ से देखो, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ हो गई L/2 और ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो गई, L/2, और ये जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास, L/2, ठीक है। और हमें पता है कि दोनों की लेंथ सेम है और ये साइड भी सेम है, तो वॉल्यूम क्या होने वाला है, सेम वॉल्यूम होगा। तो मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो V है और इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। डेंसिटी अलग अलग है, तो मान लिया इसका जो मास है वो m1 और इसका मास क्या है, m2 हो गया।
अब मेरे को पता है अभी अभी हमने बताया कि ये एक स्क्वायर प्लेट हम मान ले तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे यहाँ पर कहीं आएगा, यानी कि इसको हम मिटा दें थोड़ा सा और यहाँ पर हम इसका क्या ले लें, सेंटर ऑफ मास, ये वाला। अब देखो इस सेंटर ऑफ मास के यहाँ से डिस्टेंस हम देखें तो कितनी आएगी, यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स कंपोनेंट हम बात कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, l/2 है, और l/2 का मिड पॉइंट का होगा l/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ρ1 इधर और m1 इधर लिख देते हैं, m1 यहाँ लिख दें, पता लग गया होगा अब, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो गई, l/4 ये हो गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, l/4 ये हो गई। और इस वाले हिस्से का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है, जिसका मास हमने m1 ले लिया। ऐसे ही यहाँ इसकी हम बात करें तो ये भी एक स्क्वायर प्लेट है, थिन स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर में, ज्योमेट्रिक सेंटर में, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ पर हम मान लें इसका। तो अब देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, l/2 है, तो ये डिस्टेंस इसके बीच में आएगी तो कितनी हो गई, l/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, ये ρ2 भी साइड में लिख देता हूँ मैं इधर, ρ2, तो ये भी कितनी हो गई हमारे पास, देखो l/4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, l/4 हो गई। अब देखो एक मास यहाँ और एक मास ये रहा, क्योंकि इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो हम अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हमें मिला, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ मिल गया, और एक यहाँ पर है, ये रहा, इसको हम m2 मान लें, ये आ गया, ठीक है, इसको m1 मान लिया इसका और इसके लिए m2, क्योंकि इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको m1 कहा और इसको क्या कह दिया हमने, m2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, l/4, और ये डिस्टेंस कितनी है, l/4, यानी कि दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, l/2, l/4 प्लस l/4, l/2 कितना हो जाएगा, l/2 के इक्वल हो जाएगा। अब ये सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई, हमें m1 m2 चाहिए और एक किसी को भी हम ओरिजिन मान सकते हैं, पहले भी बताया हुआ है। तो इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, क्या मान लूँ, ओरिजिन। तो देखो ये 0 0 पे है तो इसकी जो होगी वो क्या होगी, l/2 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, l/2 0, ठीक है। अब m1 m2 हमें चाहिए तो हमें पता है मास क्या होता है, मास होता है m = ρ इंटू में v, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इसकी जो वॉल्यूम है वो v है और डेंसिटी कितनी है, ρ1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करें आगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है m1 में लिखना चाहूँ तो m1 कितना आएगा हमारा, m1 आ जाएगा ρ1 इंटू में v, और m2 ऐसे ही m2 लिखना चाहें तो इसका भी वॉल्यूम v है और डेंसिटी ρ2 है, तो आ जाएगा ρ2 इंटू में v। m1 m2 मिल गया हमें, और इसको हमने ओरिजिन पे रख लिया और इसकी डिस्टेंस हो गई l/2। तो अब हमें x कोऑर्डिनेट ही बताना था, जो हम बता रहे हैं वो इस पॉइंट से बता रहे हैं, हमसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है, पहले हम यहाँ से निकाल लें फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या था, xcm = m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था। अब देखो m1 कितना हमारा, ये रहा ρ1 v, तो xcm क्या लिखा जाएगा, xcm = आएगा ρ1 v, और x कोऑर्डिनेट कितना, x1 कितना है इसका, ये रहा 0, प्लस m2 कितना है, ρ2 इंटू में v इंटू में x2 कितना है, l/2, तो l/2 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि ρ1 v प्लस ρ2 v, ये आ गया। ये तो टर्म हो गई 0, तो कितना बच गया यहाँ से, देखिए बच्चों यहाँ से आया हमारे पास ρ2 v l अपॉन में 2, और इसके साथ में ये 2 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो साथ में आ जाएगा हमारे पास ρ1 v प्लस ρ2 v। अब देखिए यहाँ से दोनों में v कॉमन आ गया और v इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास xcm कितना आया, xcm =
ये v कॉमन आकर के इस वाले v से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ρ2L अपॉन में 2 ρ1 प्लस ρ2, ये आ गया। ये जो हमारा x एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आया है वो इस पॉइंट से आया है। अब हमसे मान लो यहाँ से पूछ लो ओरिजिन से, क्योंकि x एक्सिस यहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक इधर निकाला था जो ये हमें देखने को मिला, हमें ओरिजिन से पूछ लें तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस कितनी है l/4, कितनी है ये डिस्टेंस l/4। तो यहाँ से यदि पूछ रहा है तो इसी के अंदर हम l/4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, यदि यहाँ से हमसे निकालना के लिए पूछ ले तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको भी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें l/4 ऐड करना है। तो देखो xcm इक्वल्स टू ρ2L अपॉन में 2 ρ1 प्लस ρ2। अब यहाँ से हमसे पूछा है यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट इसका ओरिजिन से क्या होगा, हमने यहाँ से निकाला जिसकी डिस्टेंस कितनी थी l/4, यानी कि यहाँ से यहाँ हमने इनको बीच में निकाला। अब हमें यहाँ से निकालना तो l/4 ऐड कर देंगे तो xcm कितना आ जाएगा, ओरिजिन से आ जाएगा हमारे पास ρ2L अपॉन में ट्वाइस ρ1 प्लस ρ2, प्लस में क्या लिख सकता हूँ l/4, क्या ऐड करना है l/4। अब इसको मैथमेटिकली है सॉल्व करना है तो देखिए क्या आएगा, xcm इक्वल्स टू हमारे पास आएगा ρ2L प्लस, चलो पहले एलसीएम ले लें जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ρ1 प्लस ρ2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 2 तो कितना बचा 2, ये कॉमन आएगा तो 2 इससे मल्टीपल हो जाएगा तो 2 ρ2L प्लस 2 ρ2L प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा ρ1 प्लस ρ2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास ρ1 प्लस ρ2 इंटू में L, ये आ गया। अब आगे सोल्व कर लें तो कितना आएगा हमारे पास 2 ρ2L प्लस इस L को मल्टीपल करें तो ρ1L प्लस ρ2L अपॉन में कितना आ गया 4 ρ1 प्लस ρ2। अब देखिए 2 ρ2L प्लस ρ2L कितना हो गया 3 ρ2L हो गया, कितना हो गया 3 ρ2L प्लस कितना आ गया ρ1L अपॉन में 4 ρ1 प्लस ρ2। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, L कॉमन आ रहा है तो L कॉमन लेके कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक आपको छोड़ना है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो हम कॉमन लेंगे तो L कॉमन ले लिया, इसको पहले लिख दें ρ1 प्लस 3 ρ2 अपॉन में कितना आ गया 4 ρ1 प्लस ρ2 के इक्वल। तो ये जो सेंटर ऑफ मास आया वो यहाँ से इसके ओरिजिन से आया है और ये जो आया था वो इस पॉइंट से यानी कि इस वाले पॉइंट से आया था। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का हमने नहीं पूछा है, हमें ओनली एक्स एक्सिस का पूछा है। वाई एक्सिस का पूछा जाता तो वो भी हम निकाल सकते थे। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें 2 प्रॉब्लम हमने सोल्व की कि किसी सिस्टम के कारण सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि जब कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं और इसका यूज हम करेंगे जब रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इसका यूज भी होगा कि हमें सेंटर ऑफ मास पता है तो उन चीज़ों को सोल्व करना आसान हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में वास्तव में क्या है, चीज़ों को आसान करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से इसको कंसेप्ट को पढ़ें, समझें, कहीं से भी आप पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये कि आप अच्छे से उसको पढ़ें, कहीं से भी आप पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ से आप पढ़ें तो, लेकिन अच्छे से पढ़ें जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी भी अच्छी हो, कोई भी तैयारी हम करें वहाँ आपके काम आए। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।